का चैप्टर है पावर शेयरिंग। हेलो, दिस इज सार्थक गुप्ता और मैं आप लोग को आज रैपिड रिवीजन करवाऊंगा पावर शेयरिंग का, जो कि क्लास 10th का सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है, आप अपने घर में या अपने स्टेट में जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कन्फ्लिक्ट को कम करता है। पावर शेयर होने से आपका कन्फ्लिक्ट कम होता है। तो इसमें आपका दो जो मेन है, बेल्जियम और श्रीलंका, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ने से पहले मुझे ये जानना होगा कि बेल्जियम के चारों ओर जो बॉर्डर कंट्री वो कौन से हैं। तो इसे ट्रिक याद करने का सिंपल है, जीएफ ने लक्स से नहाया। जी से आपका हो गया जर्मनी, एफ से हो गया आपका फ्रांस, एन ई से हो गया आपका नीदरलैंड और आपका एल यू एक्स से लक्स हो गया लग्जमबर्ग। यानी आपके जो बॉर्डर के पास जो जो कंट्री है, इसका मतलब है क्या वो एथनिसिटी के लोग बेल्जियम में भी होंगे। तो बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है? इसका पॉपुलेशन आपको 1 करोड़ है और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम का मैप बनाते हैं। बेल्जियम 2 रीजन में डिवाइडेड है। पहला है फ्लैमिश रीजन और दूसरा है वेलोनिया। और यहाँ आपका जर्मन है। जानेंगे इसके एथनिसिटी के बारे में। तो फ्लैमिश में 59% लोग रहते हैं और वो डच बोलते हैं, वाइल वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और यहाँ का एक जो कैपिटल है, जो कि आपका फ्लैमिश रीजन में पड़ता है, फ्लैमिश में 80 और 20% का रेशियो है, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। कंट्री में अगर देखा जाए तो फ्लैमिश के लोग ज़्यादा हैं, फ्लैमिश रीजन में रहने वाले डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और वेलोनिया के फ्रेंच लोग कम हैं एज ए परसेंटेज वाइज बोलने वाले। तो उस हिसाब से डच वाले को ज़्यादा पावर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जो फ्रेंच वाले लोग थे वो कम थे, बट वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। अब जाहिर सी बात है, जो रिच और पावरफुल होगा उसे हर चीज़ पहले मिलेगा। कोई भी, चाहे जो इसके योजना हो या कोई गवर्नमेंट का लाभ हो, चाहे जॉब हो, हर कुछ। तो ये रहा आपका बेल्जियम का एथनिसिटी। तो ऑब्वियस बात है, तो क्लैश तो बढ़ेंगे ही, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। कन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा? तो फ्रेंच और प्लस डच के बीच में होगा, डच के बीच में होगा। और यह जो क्लैशेस था, जो आपको 1950s और 1960s में हुआ। हालांकि 1950s का मतलब आप लोग जान लीजिए, 50s का मतलब होता है 1950 से लेके 59 तक। ये आगे आपको काम आएगा। अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका का एथनिसिटी ये कहता है कि वहाँ पर सिन्हाला बोलने वाले, जो कि बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते थे, वो 74% थे। तमिल स्पीकर, जो कि बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, वो आपको 18% थे, जिसमें से एक इंडियन तमिल 5% और नेटिव तमिल या बोले तो श्रीलंकन तमिल, जो कि आपको 13% थे। नेटिव तमिल, अब देखिए जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ तमिलनाडु है, तो जो बॉर्डर पे रहेगा तो यहाँ तमिल आपको मिलेगा ही। तो ब्रिटिशर्स के समय में यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप, यानी प्लांटेशन का मतलब टी क्रॉप होता था, जिससे क्या कहते हैं इंडियंस लोग को यहाँ पे माइग्रेट करके काम करवाने लाया जाता था। वही आपको अभी इंडियन तमिल है। क्रिश्चियन कितने परसेंट है यहाँ पे? क्रिश्चियन आपको 7% है। उसके बाद तो अब ऑब्वियस बात है, यहाँ पे सिन्हाला मेजोरिटी में है, 74% है। सिन्हाला के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। दोनों क्लासेज होते हैं। अब दोनों के एथनिसिटी के बारे में जब हम पढ़ लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपका है मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी की सरकार। ऑब्वियस बात है कि श्रीलंका में 74% सिन्हाला थे, तो
सरकार इसी की होगी, इसी का चलेगा और सिन्हाला लैंग्वेज चलेगा। तो हम देखते हैं इसके बारे में। एट फर्स्ट हुआ क्या, श्रीलंका को जो फ्रीडम मिला वो आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है 1948 में मिला। जैसे ही फ्रीडम मिला तो सिन्हाला की सरकार बनी और सिन्हाला की सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट पास किया। 1956 में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट में था क्या, सिन्हाला इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी बस सिन्हाला, यानी अदर लैंग्वेज को वो एक तरह से किनारे कर दिया गया और बस सिन्हाला ही बोला जाएगा। और सिन्हाला इसका मतलब क्या कि अब स्कूल की पढ़ाई हो या किताब हो, हर कुछ सिन्हाला का ही होगा, सिन्हाला लैंग्वेज में ही चलेगा और आपको बुद्धिस्ट धर्म अपनाना पड़ेगा। और लोगों को फोर्स भी किया गया। अब इतना कुछ होने के बाद श्रीलंका के जो तमिल लोग थे वह अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे, हम उससे अलग फील करते थे। उसके बाद ऑब्वियस बात है, कब तक हम किसी चीज़ को सहेंगे। एक समय आता है जब क्या कहते हैं, कोई अपने जो अंदर में जो सहन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और आगे मूवमेंट स्टार्ट करता। तो तमिल लोगों ने क्या किया, एक पार्टी और स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया। वो लोग चाहते थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग ये चाहते थे कि हमें भी जॉब मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बट उसका डिमांड नहीं सुना गया। इसीलिए 1980s में, मैंने पहले बता दिया 80s का मतलब 1980 से लेके 89 तक में उन्होंने सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशन स्टार्ट किया और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम कहाँ पे किया, तो आपको श्रीलंका का मैप है, ये नॉर्दर्न साइड और ये ईस्टर्न साइड, यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में एक इलम नाम का क्या कहते हैं, क्योंकि तमिल में स्टेट को इलम बोलते थे तो वो स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या, अब होती है सिविल वॉर। किसके बीच भाई लोग इसके बीच, सिन्हाला स्पीकर वर्सेज तमिल स्पीकर। सिविल वॉर मतलब अपने ही देश के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में जब युद्ध होता है उसे सिविल वॉर कहते हैं। और हज़ारों लोग मारे गए। होता यही है, पावर अगर शेयर ना करो तो इसी तरह कन्फ्लिक्ट होता है, वही कन्फ्लिक्ट आपको सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये आपका वीडियोस का पार्ट 1 वीडियोस था। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, पावर शेयरिंग को ख़त्म कर देंगे। मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक का वीडियो लाऊंगा हमेशा और कोशिश करूंगा मैं इसको ख़त्म करने का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।